वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर क्लियर। तो चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण तथा पृथ्वी का वायुमंडल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण तथा पृथ्वी का वायुमंडल को हम लोग यहाँ से देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु को घेरे को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वायु को घेरे को पृथ्वी के चारों ओर के, ठीक है। तो पृथ्वी के यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के समीप वायु का घनत्व अधिक होता है और ऊपर जाने पर वायु परत पतली होती चली जाती है, किंतु ऊपरी वायुमंडल की कोई तीक्ष्ण परिसीमा नहीं है। वायुमंडल को विभिन्न गोलीय परतों में विभाजित किया गया है। इन परतों के नाम और इनकी लगभग ऊंचाई को में प्रदर्शित किया गया है। इन परतों के नाम को हम लोग निम्नलिखित कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण तथा पृथ्वी का वायुमंडल को हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस कंटेंट के अनुसार होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु को घेरे को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के समीप वायु का घनत्व अधिक होता है। ऊपर जाने पर वायु परत पतली होती चली जाती है, किंतु ऊपर वायुमंडल की कोई तीक्ष्ण परिसीमा नहीं होती है। वायुमंडल को विभिन्न गोलीय परतों में विभाजित किया गया है। इन परतों के नाम और इनकी लगभग ऊंचाइयों को निम्न में से प्रदर्शित किया गया। इन परतों के नाम को हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु को घेरे को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के समीप वायु का घनत्व किस किस कंटेंट के हिसाब से होता है, ये किसके किसके बेस पर अधिक होता है। ऊपर जाने पर वायु की जो परत होती है वह पतली होती चली जाती है, किंतु ऊपरी वायुमंडल की कोई तीक्ष्ण परिसीमा नहीं होती है। वायुमंडल को विभिन्न गोलीय परतों में विभाजित किया जाता है। इन परतों के नाम और इनकी लगभग ऊंचाइयों को प्रदर्शित किया गया है। इन परतों के नाम निम्नलिखित है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु को घेरे को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के समीप वायु का घनत्व अधिक होता है। ऊपर जाने पर वायु परत पतली होती चली जाती है, किंतु ऊपर वायुमंडल की कोई तीक्ष्ण परिसीमा नहीं है। वायुमंडल को विभिन्न गोलीय परतों में विभाजित किया गया है। इन परतों के नाम और इनकी लगभग ऊंचाइयों को प्रदर्शित किया गया है। इन परतों के नाम निम्नलिखित है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के समीप वायु का घनत्व अधिक होता है। ऊपर जाने पर वायु परत पतली होती चली जाती है, किंतु ऊपर वायुमंडल की कोई तीक्ष्ण परिसीमा नहीं होती है। वायुमंडल को विभिन्न गोलीय परतों में विभाजित किया गया है। इन परतों के नाम और इनकी लगभग ऊंचाइयों को प्रदर्शित किया गया है। इन परतों के नाम निम्नलिखित के बेस पे हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से जान सकते हैं भाई। तो पहला क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। पहला को क्षोभ मंडल बोला जाता है भाई। पहला को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। पहला को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। पहला को क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। पहला को क्षोभ मंडल या क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फियर के माध्यम से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। किसके माध्यम से जान सकते हैं? ट्रोपोस्फियर के माध्यम से जान सकते हैं। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाता है, किस किस के बेसिस पे होते जाता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है तथा इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बेस होता है। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। और दूसरा कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। दूसरा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर, यहां से देखिए पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच, 50 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है भाई? समताप मंडल कहलाता है। तो समताप मंडल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल भाग समताप मंडल कहलाता है। क्लियर?
तो समताप मंडल के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, पहला क्षोभ मंडल के बेस पे देखते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का भाग ओजोन परत कहलाता है, ओजोन लेयर कहलाता है, जिसको हम लोग ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं भाई। यहां से ट्रोपोस्फियर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बेस पे देख सकते हैं। तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है भाई। क्या मंडल कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। तो समताप मंडल के बेस पे भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। ठीक है। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। तो समताप मंडल किसको बोलते हैं भाई? तो समताप मंडल यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर तक का भाग ओजोन परत कहलाता है। क्या परत कहलाता है? ओजोन परत कहलाता है। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का भाग ओजोन परत कहलाता है। ठीक है। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल भाग समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का भाग ओजोन परत कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का भाग क्या कहलाता है? ओजोन परत कहलाता है। क्या परत कहलाता है? ओजोन परत कहलाता है। और पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। ठीक है। तो 12 से 50, ये 12 से 50 क्या कहलाएगा? इस चीज को हम लोग यहां से देखेंगे तो ये आप लोगों का समताप मंडल कहलाएगा। ये समताप मंडल कहलाएगा। और 30 से 50 मान लेते हैं कि 30 है, 30 से 50 के बीच का जो भाग है वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? ओजोन लेयर कहलाएगा। ओजोन लेयर कहलाएगा। ये आप लोगों का ओजोन लेयर कहलाएगा। क्लियर? तो ये आप लोगों का ओजोन लेयर हो जाएगा। ये आप लोगों का समताप हो जाएगा। क्लियर? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल या क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या सीमा कहते हैं?
क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समतापमंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है? समतापमंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है? समतापमंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है भाई? समतापमंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल किसको बोलते हैं भाई? पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर को उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या सीमा कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं या क्षोभ मंडल। क्षोभ सीमा कहते हैं या क्षोभ मंडल कहते हैं या ट्रोपोस्फीयर के बेस पे जानते हैं। ट्रोपोस्फीयर के बेस पे जानते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट को आप लोगों को यह पूछा जाएगा कि भाई कि यदि पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो होता है उसको क्या चीज बोलते हैं? ठीक है, तो इसके ऊपरी सीमा को हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर किसको बोला जाता है भाई? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर के बेस पे हम लोग जब इस चीज को सॉल्व करते हैं ये किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा, तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसके ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समतापमंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समतापमंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग क्या कहलाता है? समतापमंडल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग क्या कहलाता है? समतापमंडल कहलाता है। समतापमंडल किसके और किसके बीच में रहता है? तो 12 किलोमीटर से के बीच से 50 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है भाई। 12 से 50 के बीच में समतापमंडल होता है। और ओजोन लेयर ओजोन परत कब से होता है? 30 से 50 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। 30 से 50 के बीच में होता है भाई ओजोन परत, ओजोन लेयर। क्लियर? तो यहां से क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर के बेस पे देखते हैं तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर रहता है भाई? 12 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है। कितने ऊपर रहता है भाई? 12 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है। कितने ऊपर रहता है? 12 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है। कितना होता है? 12 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है भाई। ठीक है, तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। दूसरा समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच वायुमंडल का भाग समतापमंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है? समतापमंडल कहलाता है। क्या मंडल कहलाता है? समतापमंडल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल भाग समतापमंडल कहलाता है। समतापमंडल में पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का भाग होता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाता है, किस किस के बेसिस पे आ जाएगा, ये सारे कंटेंट को हम लोग यहां से देखते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। ये सारे कंटेंट को हम लोग यहां से क्या करते हैं, देखते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। ये सारे चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई कि किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस कंटेंट के हिसाब से होता है। देखिए यहां से देखिए भाई, यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई एकदम ब्रांडेड यहां से मिला है आप लोगों को पास। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि किस किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज को हम लोग यहां से देख सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस डायग्राम के बेसिस पे आप लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के। यहाँ से देखिए ट्रोपोस्फीयर, देखिए यहाँ पर ये रमन सिंह का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है भाई, देखिए यहाँ से। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए ये ट्रोपोस्फीयर के बेस पे। क्लियर? ट्रोपोस्फीयर और किसके बीच में स्थित होता है, देखिए कि इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। कितना किलोमीटर ऊंचाई तक होता है भाई? तो 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। कितना किलोमीटर ऊंचाई तक होता है? तो यहाँ से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। कितना किलोमीटर?
12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर के बेस से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है और इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। तो ट्रोपोस्फीयर के बेस पे आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसका ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। तो यहां से आप लोगों को पूछा जाएगा कि ट्रोपोस्फीयर क्या होता है या क्षोभ मंडल क्या होता है या क्षोभ सीमा क्या होता है। इस कंटेंट को आप लोग 1 बाय 1 करके इस चीज को पूछा जा सकता है भाई कि क्षोभ मंडल के बेस पे क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर के बेस पे क्या होता है, इसका विस्तार कहां से कहां तक होता है, क्षोभ सीमा क्या होता है। ये सारे कंटेंट को यहां से पूछा जा सकता है भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये सारी चीज को आप लोग यहां से जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के बेसिस हो जाएगा और किस किस कंटेंट के एक रोडिंग में होते जाएगा। क्लियर। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं भाई? क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल का भाग समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का भाग ओजोन कहलाता है। ठीक है, ओजोन लेयर कहलाता है। आप लोगों का क्या लेयर कहलाता है? ये ओजोन लेयर कहलाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि किस किस के बेसिस होते जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं भाई, ये किस किस के बेसिस होते जाएगा, किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और दूर ऊंचाई तक जो ऊपरी सीमा होती है जिसको हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा बोला जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर के बेस से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं जो कि 12 किलोमीटर के बेस होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई ये किस किस के बेसिस हो जाएगा और किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई देखिए ये किस कंटेंट के हिसाब से। देखिए पहला ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है, फिर एक्सोस्फीयर है। देखिए पृथ्वी की सतह से। क्लियर। तो चलिए 1 2 3 4 5 के बेस पे हमारे पास 1 2 3 4 5 के बेस पे है, क्षोभ मंडल के बेस पे है, हमारे पास ट्रोपोस्फीयर के बेस पे है। क्लियर। इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को यहाँ से जान सकते हैं भाई ये स्ट्रेटोस्फीयर के बेस पे है, फिर ओजोन लेयर के बेस पे हमारे मेसोस्फीयर के बेस पे है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इस डायग्राम के बेसिस पे आप लोग इस चीज को जान सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। क्लियर। चलिए अब देखते हैं मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। मध्यमंडल या मेसोस्फीयर के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। थर्ड नंबर मध्यमंडल या मेसोस्फीयर के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्यमंडल कहते हैं। देखिए थर्ड कंटेंट के हिसाब से है हमारे पास। थर्ड कंटेंट के हिसाब से जो अभी मैं डायग्राम के बेस पे आप लोगों को बता रहा था उस डायग्राम के बेसिस पे है आपके पास कि मध्यमंडल या मेसोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्यमंडल कहते हैं। क्या मंडल कहते हैं? मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल या मेसोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्यमंडल कहते हैं। क्या मंडल कहते हैं? मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल या मेसोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल या मेसोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, मेसोस्फीयर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। मेसोस्फीयर के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के बेसिस के अनुसार ये होते जाएगा। क्लियर। तो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्यमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्यमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्यमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मध्यमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के
80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर 50 और 80 के बीच क्या कहलाएगा भाई? मध्य मंडल कहलाएगा। ठीक है, बीच वाला इंसान क्या कहलाएगा? बीच वाला है तो मध्य मंडल कहलाएगा। ठीक है, बीच वाला इंसान है ये मेसोस्फीयर के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानेंगे भाई। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 50 से 80 के बीच वाला ये। ठीक है, देखिए 50 से 80 के बीच वाला है मेसोस्फीयर। चलिए 0 से 12, फिर यहाँ से आप लोगों को कितना हो जाता? 30 से 50 के बीच हो जाता था। क्लियर? फिर यहाँ से 50 से 80 के बीच। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। मध्य मंडल या मेसोस्फीयर के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। क्या मंडल कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं भाई आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल या आयनोस्फीयर चौथा नंबर के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। हमारा अगला कंटेंट है यहाँ पर आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल या आयनोस्फीयर, आयन मंडल या आयनोस्फीयर के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। क्लियर? तो आयन मंडल या आयनोस्फीयर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं। मतलब 80 से 400 भाई, देखिए बहुत बड़ा है भाई। 80 से 400 के बीच में बहुत बड़ा फासला है भाई। ठीक है, बहुत बड़ा यहाँ पर क्या है? फासला है। तो आयन मंडल या आयनोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के भाग को क्या बोलते हैं? आयन मंडल कहते हैं। क्या मंडल कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। अब देखते हैं भाई रेडियो तरंगों का संचरण किस बेस पे होता है। इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। रेडियो तरंगों का संचरण किस किस के बेसिस होगा, ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, किस किस के बेसिस हो जाएगा। तो अगला है हमारे पास रेडियो तरंगों का संचरण। हमारे पास क्या दिया गया है? रेडियो तरंगों का संचरण। क्लियर? तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई रेडियो तरंगों का संचरण। रेडियो तरंगों का क्या होता है? संचरण। ये होता है रेडियो तरंगों का क्या होता है? संचरण होता है। ये क्या होता है? रेडियो तरंगों का क्या होता है? संचरण होता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि रेडियो तरंगों का संचरण किस किस के बेसिस होगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का संचरण के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। रेडियो तरंगों का संचरण के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एक 3 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली 3 मीटर, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 3 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? दूर संचार में किया जाता है। दूर संचार में किया
किया जाता है। वायुमंडल के साथ 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 आवृत्तियों के आवृत्तियों के आवृत्तियों के भिन्न भिन्न बैंड भिन्न 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 बैंड भिन्न भिन्न बैंड भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं जिनका वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन हम लोग करते हैं भाई, जिनका वर्णन हम करते हैं। चलिए, तो 103 मीटर या उससे अधिक वाली 103 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? दूर संचार में किया जाता है। और वायुमंडल के साथ आवृत्तियों के भिन्न भिन्न बैंड भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। आवृत्तियों के भिन्न भिन्न बैंड भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं, जिनका वर्णन हम करते हैं, जिनका वर्णन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का संचरण के बेस से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई कि रेडियो तरंगों के संचरण के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो 103 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या कहते हैं? रेडियो तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या कहते हैं? रेडियो तरंगे कहते हैं। तो 3 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली 3 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसको? विद्युत चुंबकीय तरंगों को 103 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। क्या तरंगे कहते हैं? रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो दूर संचार में किया जाता है। 103 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। 103 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। वायुमंडल के साथ आवृत्तियों के भिन्न भिन्न बैंड भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवृत्तियों का बैंड जो भिन्न भिन्न प्रकार से क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं भाई। 103 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। 103 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। 3 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। वायुमंडल के साथ साथ आवृत्तियों के भिन्न भिन्न बैंड भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के बैंड भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। जिस तरीके से हम लोग संचार तंत्र के बेस में देखे थे, डिजिटल संचार के बेस में देखे थे, एनालॉग सिग्नल के बेस में देखे थे, डिजिटल सिग्नल के बेस में देखे थे, दूर संचार के बेस में देखे थे, दूरस्थ स्थानों के लिए हम लोग देखे थे, पास के स्थानों के लिए देखे थे, जब भाषाओं के बेस में हम लोग देखे थे, तो प्राचीन काल के माध्यम से जो भी इंट्रोडक्शन के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई। तो रेडियो तरंगों का संचरण के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 103 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। क्या तरंगे कहते हैं? रेडियो तरंगे कहते हैं। वायुमंडल में उनके संचरण का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। वायुमंडल के साथ आवृत्तियों के भिन्न भिन्न बैंड भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा है। क्लियर? तो चलिए, पहला आयाम मॉडुलित बैंड, पहला है आयाम मॉडुलित बैंड, पहला है भाई आयाम मॉडुलित बैंड। पहला क्या है? आयाम मॉडुलित बैंड। पहला है आयाम मॉडुलित बैंड। पहला क्या है? आयाम मॉडुलित बैंड। चलिए लिखते हैं भाई, इस बैंड में
बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य ठीक है, जो कि 30 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति हर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। सम्मिलित रहती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं क्लियर कि आयाम मॉडुलित के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य, इस बैंड में 10 मीटर, इस बैंड में 10 मीटर, देखिए इस बैंड में 10 मीटर, इस बैंड में देखिए 10 मीटर या फिर उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगा हर्ट्ज या आवृत्ति जो कि उससे क्या हो, कम हो की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है, सम्मिलित रहती है। आयाम मॉडुलित बैंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेस में देखते हैं? आयाम मॉडुलित के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो आयाम मॉडुलित के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो आयाम मॉडुलित बैंड के बेस पे इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगा हर्ट्ज या आवृत्ति या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। तो आयाम मॉडुलित बैंड के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली 30 मेगाहर्ट्ज या उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। उससे कम की तरंगे क्या होती है, आपस में सम्मिलित रहती है, उससे तरंगे कम सम्मिलित रहती है। तो आयाम मॉडुलित बैंड के बेस में देखते हैं कि इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य, इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। तो आयाम मॉडुलित बैंड के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, भाई किसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आयाम मॉडुलित बैंड के बेस पे जब हम लोग फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से देखते हैं कि आयाम मॉडुलित बैंड के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एएम के बेस में कि इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज या आवृत्ति या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है, या उससे आगे की कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। ये क्या होती है, सम्मिलित रहती है। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज या आवृत्ति या उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंगदैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज या आवृत्ति या उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। तो इस बैंड में 10 मीटर या
उससे अधिक, इस मीटर में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज या आवृत्ति या उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। क्लियर। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज या आवृत्ति या उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। तो इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम की तरंगे क्या होती है, सम्मिलित रहती है। अब दूसरा कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है। रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है। रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से क्या हो सकती है, संचरित हो सकती है। तो किस किस कंटेंट के हिसाब से संचरित हो सकती है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है। तो पहला व्योम तरंगों के रूप में, पहला जो कंटेंट हो जाएगा आप लोगों का व्योम तरंगों के रूप में, पहला जो हो जाएगा वो किसके रूप में हो जाएगा, व्योम तरंगों के रूप में, व्योम तरंगों के रूप में, व्योम तरंगों के रूप में हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा वो किसके रूप में हो जाएगा भाई, व्योम तरंगों के रूप में हो जाएगा। किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, तो ये आप लोगों का व्योम तरंगों के हिसाब से हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप लोगों का किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, तो ये आप लोगों का व्योम तरंगों के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। तो पहला कंटेंट हो जाएगा ये आप लोगों का व्योम तरंगों के हिसाब से हो जाएगा। तो रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है। तो रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है। तो पहला व्योम तरंगों के रूप में, पहला किसके रूप में, व्योम तरंगों के रूप में हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा भू तरंगों के रूप में, दूसरा क्या हो जाएगा, भू तरंगों के रूप में। और दूसरा क्या हो जाएगा, भू तरंगों के रूप में, भू तरंगों के रूप में, भू तरंगों के रूप में, और भू तरंगों के रूप में। और तीसरा हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, तीसरा हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आया, इस तीनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, तो पहला व्योम तरंगों के रूप में, पहला किसके रूप में हो जाएगा भाई, व्योम तरंगों के रूप में, दूसरा भू तरंगों के रूप में, और तीसरा हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। तो आयाम मॉड्यूलित बैंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है व्योम तरंगों के रूप में। तो व्योम तरंगों के रूप में ये संचरित हो सकती है भू तरंगों के रूप में, और भू तरंगों के रूप में, और अंतरिक्ष तरंगों के रूप में देखेंगे तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में हो सकती है। ठीक है। तो आयाम मॉड्यूलित बैंड, इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। तो रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है व्योम तरंगों के रूप में, व्योम तरंगों के रूप में, भू तरंगों के रूप में, और भू तरंगों के रूप में हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में हो जाएगा। तो रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है व्योम तरंगों के रूप में और भू तरंगों के रूप में, और तीसरा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। आयाम मॉड्यूलित बैंड, इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य, इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 30 मेगा हर्ट्ज या उससे कम की तरंगे आपस में क्या होती है, सम्मिलित होती है। तो आयाम मॉड्यूलित बैंड के बेस पे हम लोग इस बैंड में 10 मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्ध्य 30 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम की तरंगे सम्मिलित रहती है। तो रेडियो प्रेसी द्वारा उत्पन्न तरंगे निम्न प्रकार से संचरित हो सकती है। तो व्योम तरंगों के रूप में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, भू तरंगों के रूप में देख सकते हैं, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में देख सकते हैं, आयाम मॉड्यूलित बैंड के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए ये था आज का हमारा आयाम मॉड्यूलित बैंड के बेस पे रेडियो प्रेसी उत्पन्न तरंगों के बेस पे था। इसका आगे का जो तरंग का कंटेंट है, इसका आगे का जो तरंग का कंटेंट है, उस कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है। तो इसका आगे का हम लोग डिटेलाइज करेंगे व्योम तरंगे के बेस में क्या होता है और भू तरंगों के बेस पे क्या होता है, अंतरिक्ष तरंगों के आगे का जो कंटेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।